हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म की वर्कशीट नंबर 2 मैग्नेटिज्म की। तो पहली वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली थी। सेकंड वर्कशीट देखो, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका, अ मैग्नेटिक नीडल विच इज़ फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन इफ प्लेस्ड एट जियोमैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल, देन इन विच डायरेक्शन इट रोटेट्स। अगर कोई किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर आप इक्वेटर पे प्लेस करते हो तो ये मैग्नेटिक नीडल फ्री होती है रोटेट करने के लिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, राइट। सो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। देखो, मैग्नेटिक नीडल अगर आप इस तरह से रखते हो, मैग्नेटिक नीडल ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से रखोगे हॉरिजेंटल, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी और ये रोटेट हो जाएगी इस तरह से, राइट। रोटेट इस तरह से होगी, इसका मतलब इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी वो देख लो, वो कैसे बनेगी, ऐसे। मतलब नॉर्थ इसका अपवर्ड होगा, साउथ इसका डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो बोला था इन विच डायरेक्शन इट रोटेट्स, तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये डायरेक्शन रोटेट करेगी, आप बताओगे नॉर्थ डायरेक्शन रोटेट होके जाएगा अपवर्ड्स। सो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नीडल, नॉर्थ पोल is towards geographical north, geographical north, north pole is towards geographical north। इस तरह से रोटेट हो जाएगी और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, On going from equatorial line towards pole, what will be the change in angle of dip? अगर आप इक्वेटर से चलकर पोल की तरफ जाते हो तो एंगल ऑफ डिप में क्या चेंजेस होंगे, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप के लिए आपको पता है, अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और पोल्स पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इक्वेटर पे 0, पोल्स पे 90। तो अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा, एंगल ऑफ डिप, व्हाट विल बी द चेंज इन एंगल ऑफ डिप। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, इट इंक्रीजेस। एंगल ऑफ डिप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये 0 से 90 की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, the angle of dip at two places on the surface of earth are respectively 0 and 90. where are these places located? तो कौन से प्लेसेस पर, कौन सी पोजीशंस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 एंड 90 होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा कि इक्वेटर पे तो क्या होगा 0 डिग्री, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 0 डिग्री, एंड एट पोल्स एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। ये फिक्स है। एंगल ऑफ डिप एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मैग्नेटिज्म की, और ये दो वैल्यूज खास हैं, इक्वेटर और पोल्स पे इनकी वैल्यू, राइट। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, राइट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपको पता है, बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m से डिनोट करते हैं, साउथ का पोल स्ट्रेंथ -m से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ जो होती है m, इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, आप बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। तो उसकी यूनिट हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट की, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के साथ साथ मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बता रहा हूँ, कितनी होगी, एम्पियर मीटर तो है पोल स्ट्रेंथ की, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। सो एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ की और मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
What will be the ratio in the values of magnetic field due to a bar magnet at axial and equatorial position from midpoint of bar magnet? तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो रिलेशन है दोनों का आपको रेशियो लिखना है इसमें। एक्सियल पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा, ये एक्सियल पॉइंट है, p पॉइंट कह लेते हैं, और बार मैग्नेट की एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन पे जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, तो उसको q लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर मतलब p पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू है 2km अपॉन r क्यूब। ये r डिस्टेंस है पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, चाहे वो एक्सियल हो या इक्वेटोरियल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से। तो एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हुआ 2km अपॉन r क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा km अपॉन r क्यूब। k यहाँ पे कांस्टेंट है जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू k इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर k म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक्सेल के लिए हो गया 2km, इक्वेटोरियल के लिए हो गया km। तो दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, एक्सियल टू इक्वेटोरियल पूछा है आपसे, तो एक्सियल टू इक्वेटोरियल, एक्सियल टू इक्वेटोरियल रेशियो लिखना है आपको। तो ये रेशियो आपको दिख रहा है, क्या आ जाएगा 2:1। एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का डबल होता है। ठीक है, डिस्टेंस सेम हो तो। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप वेयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ आर इक्वल। उस जगह पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बतानी है जहां पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है BH, वर्टिकल हो गया BV। BH इक्वल्स टू होता है B cos फाई और वर्टिकल हो गया B sin फाई। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों की वैल्यू आपको पता है, हॉरिजेंटल की क्या होगी B cos फाई और वर्टिकल की क्या है B sin फाई। तो दोनों के कंपोनेंट्स की वैल्यू इक्वल है, तो B से B कैंसिल हो गया। अब sin फाई इक्वल्स टू cos फाई, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू और sin की वैल्यू सेम होती है? ये आपको पता है, फाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 45 डिग्री। तो पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप वेयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होगी 45 डिग्री। इसी वजह से हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम ऑब्टेन होंगे, सेम मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखो, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। वैसे तो मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बट 2 इंपॉर्टेंट और 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो मैग्नेटिक लाइंस में आती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस में नहीं आती हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, तो मैग्नेटिक लाइंस के लिए हम बोलते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है, आपको पता है लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से, और कहाँ पर एंड होंगी, साउथ पर। बट ये होता है आउटसाइड के लिए, इनसाइड इसका उल्टा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाएंगी, बट ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक लाइंस की आपको लिखनी है वो ये है, दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टूवर्ड्स एंड मूव टूवर्ड्स साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट दीज लाइंस मूव टूवर्ड्स north from south pole, right? So this is the first and important property of magnetic lines. Second property भी इसी डायग्राम को देखते हुए आपको समझ में आएगी। Second property है, these lines always form a closed loop. These lines always form a closed loop. ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट होके लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाती है और साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आती है। तो लाइन का आपने देखा है कंप्लीट
क्लोज्ड लूप यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं दीज लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो याद रखनी है आपको कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाएंगी, बट ये आउटसाइड इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसी वजह से ये क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, फिर 2 प्रॉपर्टीज तो ये हैं, बाकी 4 आपसे पूछी हैं, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज सेम इलेक्ट्रिक लाइंस की आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसा आपको पता है लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी आपको ये लिखनी है, these lines never intersect each other, these lines never intersect each other। ये इलेक्ट्रिक लाइंस में भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक लाइंस में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक लाइंस की। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पता है जहाँ ज़्यादा लाइंस होती हैं, ज़्यादा लाइंस अगर हैं, डेंसर लाइंस हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर लाइंस रेयरर हैं, थोड़े गैप के साथ हैं, तो वहाँ पर फील्ड थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है रेयरर, यहाँ पहले डेंसर लिख दें, डेंसर लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, and rarer lines जो लाइंस थोड़े गैप के साथ हैं, rarer lines represent weak field। तो रेयर लाइंस कौन से फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी, वीक, और डेंसर लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और ये लॉ आपको क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या है, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होती है हमेशा गॉस थ्योरम में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉस थ्योरम में सरफेस कौन सी लेते हैं, आप सबको पता है कौन सी सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कौन सी सरफेस के लिए अप्लाई होता है, एनक्लोज्ड सरफेस के लिए, एनक्लोज्ड सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनक्लोज्ड सरफेस इज, वैल्यू बतानी है बाकी आपको, इज ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी बंद सरफेस के लिए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, राइट। सो फाई इक्वल्स टू जीरो, कौन सी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए फाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये क्या लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देखो कोई भी बंद सरफेस अगर है, कोई भी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर आप मैग्नेट रखो, कितने मैग्नेट रख लो, नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, प्लस एम आएगा तो साथ में माइनस एम भी आएगा। ठीक है, तो टोटल एम को अगर काउंट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ऐसा हो सकता है किसी भी एनक्लोज सरफेस के केवल एक पोल मिले तो फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा, फिर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, बट फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होता है। इसका ये मतलब है कि एनक्लोज सरफेस के अंदर हमेशा दोनों पोल एक साथ होते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, उसका ये रिलेशन, उसका ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना गिवन है, 200। इट इज़ फ्री टू रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.86 टेस्ला,
इस मैग्नेटिक फील्ड में ये फ्री है रोटेट करने के लिए। देन फाइंड आउट द नेसेसरी टॉर्क इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू द डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट करने के लिए कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। सो थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री, कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो एम की वैल्यू कितनी है 200, बी कितना है 0.86, साइन 60 कितना है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 86.86 था, 2 जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 86 इंटू √3 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। इतना टॉर्क रिक्वायर्ड है इस मैग्नेट को 60 डिग्री तक रोटेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल्स ही हैं। अगला न्यूमेरिकल देखो, एट एनी प्लेस द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज BH, BH की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है 45 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट गिवन है BH, BH इक्वल टू होता है B cos phi, राइट। सो BH गिवन है, तो यहाँ से आप B निकाल लो, B की वैल्यू क्या आ जाएगी BH cos phi, BH की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴ cos phi cos 45, ये कितना होता है 1/√2। तो B की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू √2 टेस्ला। सो इट इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब एंगल ऑफ डिप पता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, BV इक्वल्स टू B साइन फाई। सो B की वैल्यू यहाँ से रख दो फर्स्ट इक्वेशन से, 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू √2 इंटू साइन फाई, साइन 45 क्या होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो फिर V की वैल्यू क्या आ गई 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो ये BV की वैल्यू है, और ये निकालने का प्रोसीजर, इसका तरीका इसका ये है कि BV आप ऐसे निकालोगे यहाँ पर जो हमने निकाला, बट आप देखते हो कि एंगल कितना है 45 डिग्री, BH की वैल्यू दे रखी है, ये आपको पता है कि 45 डिग्री पर BH और BV की वैल्यू सेम होती है। तो BV की वैल्यू भी यही है जो BH की है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम होते हैं जब एंगल ऑफ टिप हो आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर तो 45 डिग्री है, तो दोनों सेम होंगे, बट निकाल के हमें दिखाना है कि कैसे निकलता है। अगर आपके पास एंगल ऑफ डिप हो, अगर आपके पास BH हो, एंगल ऑफ डिप हो, तो सबसे पहले B निकालो और B की हेल्प से BV वर्टिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है H की वैल्यू आपको दे दी है 2 इंटू 10⁻³ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 पाई। B की वैल्यू दे दी है 8 पाई, ठीक है, B की वैल्यू 8 पाई। अब कैलकुलेट रिलेटिव परमिटिविटी या परमेबिलिटी ऑफ रॉड, तो आपसे रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए आपसे इसमें पूछा है, ठीक। तो आपको रिलेशन जो आपको पता है H और B के बीच में, H इक्वल्स टू होता है B/μ, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं B इक्वल्स टू क्या होगा μH, राइट। सो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो म्यू अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटी है तो उसको लिख सकते हैं, कैसे लिखें, μr इंटू μ0। तो म्यू मीडियम की परमेबिलिटी μr इंटू μ0 से लिख सकते हैं, ये आपको पता है फॉर्मूला। तो अब देखो आगे क्या पूछा था, μr, तो यहाँ से μr का फॉर्मूला लिखो। μr का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/μ0 इंटू H। μr इक्वल्स टू क्या होगा, B/μ0 इंटू H।
तो बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 8 पाई, बी की वैल्यू दे दी 8 पाई, रख दें यहाँ पर। म्यू नॉट आपको पता है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एच एम्पियर मीटर में दे दिया तो 2 इंटू 10⁻3, राइट। तो 4 पाई इंटू 2 8 पाई होता है, 8 पाई से 8 पाई कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 और 3 कैंसिल करोगे तो -4 बचेगा, तो म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 10⁻4, -4 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻4। क्लियर। तो ये म्यू आर की वैल्यू है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपने लिख दिया 10⁻4 वैल्यू। म्यू आर है रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, तो 10⁻4। अगर ओनली म्यू या किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे तो उसकी यूनिट ज़रूर आप लिख सकते हो, बट बिकॉज म्यू आर रिलेटिव है, रिलेटिव दो परमिबिलिटीज़ का रेशियो होता है, इसलिए यूनिट लेस है। नेक्स्ट देखो, ये इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, टिपिकल भी है, ध्यान से देखना कैसे होगा, क्या क्या पूछा है इसमें, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 5 ऑरेस्टेड। तो एक कोई सब्सटेंसेस का वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब है और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस्ड है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू दे दी 5 ऑरेस्टेड। तो 5 ऑरेस्टेड मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू है। अब ऑरेस्टेड यूनिट तो हमारे काम की नहीं है, ऑरेस्टेड यूनिट तो हमारे काम की नहीं है, H की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। अब ऑरेस्टेड अगर काम की नहीं है तो सबसे पहले तो आपको ऑरेस्टेड को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो क्या आपको पता है 1 ऑरेस्टेड इक्वल्स टू हाउ मच एम्पियर मीटर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 ऑरेस्टेड इक्वल्स टू हाउ मच एम्पियर मीटर? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 1 ऑरेस्टेड इक्वल्स टू होगा 80 एम्पियर पर मीटर। सो H की वैल्यू आ गई 5 इंटू 1 ऑरेस्टेड की जगह 80 पुट कर दिया, तो 5 इंटू 80 मीन्स 400 एम्पियर पर मीटर। सबसे पहले तो हमें H की वैल्यू निकालनी थी इन एम्पियर मीटर, तो निकाल दी, फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। देन आपको गिवन है इसमें वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो आप लिखोगे 30 इंटू 10⁻⁻6, फिर आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट और क्या दे रखा है इसमें, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया m, वो दे दिया 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, गलत है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये दे दिया आपको मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, तो आपको m/v निकालना है। अब m/v क्या होता है, इसको मैंने लिखा है I से, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आएगा m/v 6/30 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो एक 0 तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और 3 से 6 कैंसिल कर दिया 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁵। तो ये वैल्यू आ गई I की, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमसे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब B कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, दे क्या रखा है, H दे रखा है, I हमने निकाल लिया, H और I दोनों निकाल लिया, इन दोनों की हेल्प से हमें B निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है B का इन टर्म्स ऑफ H एंड I? तो B इक्वल्स टू क्या होगा, B इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट I प्लस H, म्यू नॉट I प्लस H। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है, म्यू नॉट I प्लस H। इसलिए हमसे I भी निकलवाया था, H भी हमने निकाला, I भी निकाला, तो ये दोनों वैल्यू निकाल दी, हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो देखो ध्यान से, B की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगा रहे हैं म्यू नॉट
आई प्लस एच, तो आई कितना है 2 इंटू 10⁵, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई कितना है 2 इंटू 10⁵, एच कितना है, एच कितना दिया 400, एच आपको दे दिया 400, ठीक है। तो एच की वैल्यू 400 है और बी की वैल्यू निकालने के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁵ प्लस 400 दे दिया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो गया 8 पाई इंटू 10⁻⁻², ठीक है। फिर ये 400 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 4 16 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। अब जो कॉमन ले सकते हैं इसमें से कॉमन ले लें और ऐड करें, इसमें से कॉमन लेकर ऐड करते हैं, इसमें देखो या फिर कॉमन हम पहले ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ना करें, कॉमन पहले ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आएगा दोनों साइड से, देखो हमारे पास टर्म है 2 इंटू 10⁵ और वो है 4 इंटू 10⁻², 400 को 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो 0.4 इंटू 10⁻3, तो मैं इसको 0.4 इंटू 10⁻3 कर देता हूँ, ठीक। अब दोनों जगह से यहाँ पे 10⁻5 है, वहाँ 10⁻3 है, तो 10⁻3 को कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। देखो b इक्वल्स टू क्या आएगा 4 पाई 10⁻⁻7 ऑलरेडी यहाँ पर था, क्या कॉमन लिया 10⁻3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और 10⁻3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचेगा 200 और यहाँ पर बचेगा 0.4 जो अप्रॉक्सीमेटली 200 के इक्वली होगा। 200 प्लस 0.4 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 200, ठीक है। 0.4 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट। तो b की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये -7 और -3 इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा -4, देन यहाँ पर आ गया 200 मीन्स 2 इंटू 10⁻², राइट। सो अब ध्यान से देखो तो ये क्या आया, b की वैल्यू आ गई 8 पाई, b की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट मिला, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो आपसे पूछा था, ये आया 8 पाई इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था बी का फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। बी मैग्नेटिक इंडक्शन, बी जो आएगा इसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई प्लस एच, और एच में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, इसमें 1 ऑरेस्टेड इक्वल्स टू 80 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये जो नया आपको इसमें कुछ सीखने को मिला, जरूर ध्यान से देखें और याद रखें, ऑरेस्टेड को कन्वर्ट करना और बी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, राइट। और आई को आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटेंसिटी तो आपने पढ़ी थी, इन सबको यूज़ करते हुए आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था इस चैप्टर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में अगले चैप्टर में। टिल देन गुड बाय।